हेलो दोस्तों। एक बार फिर मैं फेसबुक इस लाइव में आपके साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम अभय कुमार है और हम हर रोज ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो सबसे नीचे सतह पे सबसे लो ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम आपके सामने लाएं, उनसे हम सीखें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर अयूब राइन साहब जुड़े हुए हैं। अयूब राइन साहब का ताल्लुक बिहार के दरभंगा जिले से है और ये पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। जो निचली जाति के जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, खासकर जो दलित मुसलमान हैं, उनके बीच में इनका जबरदस्त काम है। और ये न सिर्फ राइटर हैं, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम किताब लिखी है, भारत के दलित मुसलमान। 2 साल या 3 साल पहले ये किताब आई थी और इसके बाद ये लगातार जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी को ये एडिट कर रहे हैं, जिसमें आपको पिछड़े तबके, पासमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान, बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स, आप जो नाम उनको देना चाहें, उनके बारे में आप उनकी जिंदगी के बारे में आप पढ़ेंगे। और कई बार तो राइन साहब ने मुझसे मुलाकात जब पिछले बार जब हुई थी तो उन्होंने दरभंगा में कहा था कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं मुसलमानों के बीच में जो आज तक चपरासी भी नहीं बन पाए हैं। दोस्तों, आजकल जो ये जो धर्म का खेल चल रहा है ना, तो इसमें पूरी कोशिश ये होती है कि सारे हिंदुओं को एक जगह इकट्ठा कर दो और सारे मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर दो। यानी धर्म के आधार पर लड़ाई, रिलीजियस लड़ाई, वन रिलीजन अगेंस्ट अनदर रिलीजन, ऐसी हकीकत नहीं है। जिस तरह से दूसरे समुदायों के अंदर में भी बहुत लेवल पे इनइक्वालिटी पाई जाती है, चाहे वो क्लास या वर्ग के लेवल पे इनइक्वालिटी हो, चाहे जात पात बिरादरी के लेवल पे इनइक्वालिटी हो, उस तरह की चीजें मुस्लिम समाज के अंदर भी पाई जाती है। तो हम आज इन्हीं सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। राइन साहब, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। जी शुक्रिया। तो आप तो आज बहुत ही अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जो एक चश्मा है ना, आजकल जो टीवी पे जो लोग उन्माद फैलाने और जुनून फैलाने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे पेश करते हैं समाज को कि सारे हिंदू एक जगह इकट्ठा हैं और सारे मुसलमान दूसरी तरफ एक जगह इकट्ठा है। हालांकि ऐसी हालत नहीं है। अगर हम दलित मुसलमान की बात करें तो वो न सिर्फ राज्य के द्वारा वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, बल्कि सवर्ण जाति जो मेजोरिटी कम्युनिटी के हैं उनके साथ भी वो भेदभाव का सलूक पाता है। और जो उनके अपने भाई हैं, जो उनके मजहब के साथ एक साथ खड़े हुए हैं, वो भी उनको उनके साथ कई बार बराबरी का मौका नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत उनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह के मार हैं, अलग अलग तरह के मार हैं। और इसी के बारे में हम आप सबसे पहले पूछेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे राइन साहब, सबसे पहले बहुत सारे हमारे साथी और दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो आपके बारे में शायद नहीं जानते हों। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ पढ़े, कहाँ आपने पढ़ाई लिखाई की, किस शहर से आपका ताल्लुक है, आपके माता पिताजी क्या करते थे, और आपको ये दलित मुसलमान के मसले पे कैसे आपकी दिलचस्पी हुई और आप कब से आपने काम शुरू किया? जी जी, मेरा नाम अयूब राइन है। पीएचडी कर रखा है मिथिला यूनिवर्सिटी से, इसलिए डॉक्टर नाम में लगाते हैं, डॉक्टर अयूब राइन। मेरी पूरी पढ़ाई दरभंगा में ही हुई है। प्राथमिक शिक्षा जो है सरकारी स्कूल से हमने हासिल किया है और हाई स्कूल की शिक्षा भी वो भी सरकारी स्कूल से ही। उसके बाद कॉलेज वगैरह में इंटर और बीए फिर एमए किया और ये दरभंगा से मेरी शिक्षा हुई है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद मोतीउर रहमान है। वो सिलाई के काम से जुड़े हुए थे। वो दर्जी वाला काम जो होता है ना, सिलाई वाला काम, वो करते थे। और हम अपने पूरे परिवार या खानदान में ऐसे पहले आदमी थे जो न सिर्फ मैट्रिक तक की शिक्षा हासिल किए, बल्कि उसके आगे एमए और पीएचडी तक और एलएलबी भी किया। बहुत संघर्ष के साथ मेरा अपना जो जीवन रहा है वो काफी संघर्ष वाला रहा है। शुरू के दिनों में जो आर्थिक तंगी थी उसके वजह से हम खुद खेत में काम किया करते थे। और वो खेत में, चूंकि हम लोग राइन समाज से ताल्लुक रखते हैं, सब्जी फरोश उसको कहते हैं, सब्जी फरोश भी
सब्जी बेचने वाला काम, तो खेतों में भी काम 9th क्लास तक जो थे तब तक तो ये करते थे। उसके बाद और छोटे जब थे उससे ही पहले तो पत्ता, चूंकि खाना बनाने का ईंधन का जो साधन था वो पहले तो था नहीं, बहुत आया था और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो पत्ता चुन करके लाते थे हम लोग और उससे खाना बन जाता। तो ये हमारे शुरू के संघर्ष वाले दिन थे। बाद के दिनों में शिक्षा हासिल किया और बहुत सारे लोगों से संपर्क में आए, और जब हम एमए कर रहे थे उसी पीरियड में हमारे जातीय संगठन का एक सम्मेलन पटना में होना था। तो कुछ जो दरभंगा में पढ़े लिखे लोग थे हमारे समाज से जुड़े हुए, उन लोगों ने हमको भी उससे जोड़ना चाहा कि ये राइन बिरादरी के है और पढ़े लिखे हैं, एमए कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। तो हमको ले गए पटना तक, वहां गए, वहां बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद कुछ मतलब अंदर में जागरूकता आई कि नहीं, राइन बिरादरी के अंदर भी एजुकेशन जो लोग पाते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम और लोगों को जोड़ने का काम किया। अपने इलाके में राइन समाज के अंदर शिक्षा किस तरह से बढ़े उसके लिए घूमना शुरू किया गांव गांव, और लोगों को संगठित भी किया। साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। उसके बाद के दिनों में डॉक्टर एजाज अली का एक अभियान चला था, बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, एक संगठन वो बना करके। एक चीज बताइए राइन साहब, किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की थी? जरा बीए, एमए, पीएचडी, थोड़ा पीएचडी टॉपिक के बारे में बता दीजिए। ये बीए तो हमारा ये सोशियोलॉजी ऑनर्स था, और एमए भी हमने सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र ही किया, और पीएचडी का मेरा टॉपिक था मुस्लिम पिछड़ी जाति में गरीबी का अध्ययन। तो हाँ, पॉवर्टी इन बैकवर्ड मुस्लिम, इस पे हमारा पीएचडी था। तो उसी पे हमने पीएचडी किया। 2006 में हमको पीएचडी अवार्ड हुआ। हमारे गाइड थे मोहसिन साहब, सीएम कॉलेज दरभंगा में चर्चित सीएम कॉलेज है, उसी के प्रोफेसर थे, उन्हीं के अंदर में हमने किया है। और जितना संभव हो सका हमने इसके लिए भी काफी फील्ड वर्क किया और लोगों से मिलकर के डेटा वगैरह को इकट्ठा किया। और इस तरह से मतलब मुस्लिम समाज की जो छोटी जाति है उसके अंदर गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर मेरा अध्ययन रहा। उस पर मतलब लगातार हम काम करते रहे, और वो हमारा पीएचडी का टॉपिक था, उसमें हमको पीएचडी अवार्ड। जी, अब आप कह रहे थे कि पटना में आपकी जो मीटिंग हुई और जी एजाज अली साहब ने पटना में तो 1991 में राइन समाज का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ था, उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद चूंकि लगातार दरभंगा में हम मतलब अपनी बिरादरी के जाति के संगठन से जुड़े रहे, काम करते रहे, तो इसको देख करके आप डॉक्टर एजाज अली जो पटना में एक अपना संगठन बनाए थे बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, तो उन लोगों को भी लगा कि मतलब दरभंगा में कोई अयूब राइन है जो काम कर रहे हैं बिरादरी लेवल पे, तो उन लोग हमको जोड़े। तो उनके साथ भी कुछ दिनों तक हम जुड़े रहे। और इसी बीच हमको लिखने पढ़ने का भी कुछ शौक हमारे दोस्तों साथियों के जरिए मिलता रहा। और विशेष रूप से मनोज कुमार झा हमारे एक मित्र हैं, हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है, तो वो हमारे काफी करीबी मित्र रहे हैं। तो उन्होंने मतलब हमको जर्नल निकालने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि लिखने पढ़ने का आर्टिकल वगैरह अखबार वगैरह में आ ही रहा था। एक दैनिक अखबार संगम से हम जुड़े हुए थे ही, तो उन्होंने कहा कि आप एक शोध पत्रिका निकालने का ये शुरू कीजिए। तो शोध पत्रिका के लिए काफी कोशिश किया। फिर हमारे प्रोफेसर रहे हैं एस.एन. तिवारी सर के मार्गदर्शन में, उनके मतलब गाइडलाइन के तहत अभियान चला करके मतलब कोशिश करके आरएनआई वगैरह से रजिस्ट्रेशन करवाया उसको, और जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी हमने मतलब निकालना शुरू किया। और आज वो देखिए 12 साल हो गया, और उसमें भी मतलब बाइलिंगुअल क्वार्टरली है, 3 महीने पे निकालते हैं। उसके हर एक अंक में हम बाद के दिनों में मुस्लिम पिछड़ी जाति पे काम शुरू किया। और उसके बाद जब पिछड़ी जाति पे काम कर रहे थे तो हमको लगा कि नहीं, मुसलमानों में दलित तबका भी है, जो हिंदुओं के दलित के जैसा ही मुसलमानों का दलित है, जो मतलब ये करता मतलब इसको ये होना चाहिए, तो मतलब इस पर भी काम होना चाहिए। तो उन लोगों पे भी काम हमने किया है। जी राइन साहब, ये जो समाज शास्त्र का और सोशियोलॉजी का और खासकर मीडिया में जिस तरह की डिबेट चलती है, उसमें मुसलमानों के समाज के अंदर में
जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वो चीजें आ नहीं पाती है। सबको एक ही ब्रश से रंगने की कोशिश की जाती है, ऊपर बैठे जो पत्रकार लोग हैं। हाँ तो जरा जी आप जी। बताइए। जी जी असल में इसमें थोड़ा सा ये भी हुआ है। एक तो यह है कि जातीय तौर पर मुसलमानों के अंदर जो बड़ी जात और छोटी जात का फर्क है, इसको लेकर के काफी भेदभाव रहा है। तो बड़ी जात के लोगों की तरफ से मतलब जगह जगह या समय पे मतलब उस तरह से उत्थान का जो काम हो सकता था, या जो धार्मिक संगठन थे मुसलमानों के, उन लोगों के जरिए जो हो सकता था, वो छोटी जात के बीच में थोड़ा कम हुआ है। उतना ज्यादा नहीं हो सका ना। कोई मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए एनजीओ वगैरह थे, वो सब भी कुछ काम नहीं कर सके। तो बाद के दिनों में जो मतलब कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू किया छोटी जात के नाम पे, तो छोटी जात के नाम पे आंदोलन तो शुरू हुआ, लेकिन वो पिछड़ा और मतलब पसमानदा के नाम पे शुरू हो गया। तो पिछड़ा पसमानदा को तो पहले से भी सरकार रिजर्वेशन दे ही रही थी, और पिछड़ा के नाम पे जो एकदम बहुत ही डाउन टोडन मतलब जो जातियां रही है, छोटी जातियां। अब जैसे मिसाल हम दे, अभी आप इंट्रोडक्शन में बोल भी रहे थे कि बक्खो जाति की बात हम करें, तो आजादी के 70-72 सालों में भी बक्खो जाति एक ऐसी मुस्लिम जाति रही है जिसमें चपरासी तक नहीं बना था। अभी हाल के दिनों में एक आदमी पूरे बिहार में रेलवे में मतलब छोटे पद पे बहाल हो सका, अभी अभी हाल के दिनों में। तो इस तरह से मतलब वो लंबे समय तक नहीं हो सका। उसके बक्खो समाज से तो ऐसा इसलिए हुआ कि मतलब उस पर मतलब जागरूकता जो हम लोगों की जिम्मेदारी थी, धार्मिक तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी थी, सामाजिक तौर पे भी जिम्मेदारी थी, कि हम लोगों को चाहिए था कि इन लोगों के अंदर सोशली सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक रूप से इन लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें, और इसके साथ मतलब ये लोगों की मतलब उन्नति हो सके, जो काम हम लोग नहीं कर सके। और पसमानदा के नाम पर जो हम लोग आंदोलन चलाए, या पिछड़ी जाति के नाम पे, तो वो जातियां जो सही मानों में दलित होने का हकदार थी, वो एकदम पीछे छूट गई। वो मतलब इससे फायदा नहीं उठा सके, और वो आज भी पीछे छूटी हुई है। असल तो दलित का आरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए था। मुसलमानों की जो छोटी जातियां हैं, जो दलित दर्जे के लायक है, हिंदू समाज में जो दलित है, उसके जैसे काम धंधा और नाम वाली जो जातियां मुसलमानों में है, उसको तो दलित का दर्जा मिलना चाहिए था। उसको अगर हम पसमानदा करते तो उसके साथ नाइंसाफी हम कर रहे हैं। तो ये सब भी हुआ है जातीय संगठनों के द्वारा, या पसमानदा के नाम पे जो संगठन। हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो इस तरह के मौजू पे रिसर्च कर रहे होंगे, उनको हम ये याद दिला देना चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट जो ग्रुप था, जो एक कैटेगरी थी, उसके अंदर में दलित मुसलमान और क्रिश्चियन मुस्लिम्स, उन लोगों की भी शमूलियत थी, वो लोग भी उसमें इंक्लूडेड थे। लेकिन हुआ क्या कि 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उस चीजों को, उस ग्रुप से एकाएक दलित जो मुस्लिम दलित थे उनको बाहर कर दिया गया, और क्रिश्चियन जो दलित थे उनको बाहर कर दिया गया। अगर मैं और भी सरल तरीके से अगर आपको बात कहूं, तो अगर आप मुसलमान हैं तो आप दलित नहीं हो सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप दलित नहीं हो सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप दलित नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से उनको इस पूरी कैटेगरी से 1950 में ही बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर आप हकीकत में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही गांव के अंदर में एक धोबी है जो कि मुसलमान भी धोबी है, और एक दूसरा धोबी है जो कि गैर मुस्लिम धोबी भी है। तो गैर मुस्लिम धोबी रिजर्वेशन तो मिलता है, लेकिन जो साहब एक बार फिर से जाइए उसमें आप फिर से उसी तरह से जाइए। नहीं, आप उसी लिंक को फिर से उसमें जाइए, आप उसी लिंक को फिर लेके जाइए। हेलो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम साथी आप मेरे साथ बियर कीजिए। ये तो हमारे जी आ गए राइन साहब। जी राइन साहब वेलकम। जी राइन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 राइन साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं जी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं है। राइन साहब दरभंगा से बात कर रहे हैं। आपको पता है कितनी बाधाएं होती हैं, डिजिटल इंडिया भी सबके लिए बराबर नहीं है। खैर,
तो मैं बात ये कह रहा था कि 1950 में एक ऐसी नाइंसाफी की गई, मतलब उस जमाने के सेकुलर गवर्नमेंट के दौरान, कि आपको जो दलित मुस्लिम थे और जो दलित क्रिश्चियंस थे, उनको पहले आजादी के पहले जो रिजर्वेशन मिलता था, जो शेड्यूल लिस्ट में वो शामिल थे, उनको एकाएक बाहर कर दिया गया। उनको एकाएक बाहर कर दिया गया और 50-60 सालों से, 70 सालों से वो तब से मांग कर रहे हैं कि उनको जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सोच है, जो एक आप कहिए कि जो गैर सेकुलर सोच है, वो ये तैयार नहीं है कि दलितों को, जो मुस्लिम दलित है, जो क्रिश्चियन दलित है, उनको बराबरी दी जाए। और लेकिन खुशी की बात यह है कि बहुत सारी रिपोर्ट और बहुत सारी कमीशन ने भी बाद में दलित मुस्लिम को और दलित क्रिश्चियन को ऐसी कैटेगरी में शामिल करने की बात की है। तो राइन साहब, ये मैंने सोचा कि जरा अपने दोस्तों को इस चीज को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं। तो आप बताइए क्या हालत है अभी दलित मुसलमानों की? जी, दलित मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और इसके लिए अगर जो कुछ पूर्व में हो चुका है, गलती हो या जैसे भी हालात रहे हो, वो सुधारा तो जा ही सकता है। कभी सुधार, जैसे कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। आज की स्थिति में दलित मुसलमानों के लिए काम किया जा सकता है, उसको फिर से मतलब उस तरह की संवैधानिक सुविधाएं दी जा सकती है, और सामाजिक तौर पे भी मतलब उसको फायदे पहुंचाने के काम किए जा सकते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए था। अगर पूर्व में 1937 से 1950 तक तो मिलता ही था, तो जग जाहिर है, ये रिकॉर्डेड चीज है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद यदि अगर नहीं हो सका है और किसी वजह से रोक लगा है, तो इसको अब सुधारा जा सकता है। पूर्व की चीजों को बहुत ज्यादा अगर हम खींचतान न भी करें तो अब मिलना चाहिए था। मुस्लिम समाज का जो दलित तबका है, उसको दलितों वाला आरक्षण मिलना चाहिए था। जिस तरह से हिंदू समाज के दलितों को, बौद्ध समाज के दलितों को, सिख समाज के दलितों को मिल रहा है, उसी तरीके से मुस्लिम समाज के और ईसाई समाज के जो दलित है, उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, दलितों वाले आरक्षण का लाभ। मुसलमानों को जैसे हिंदू समाज के पिछड़ी जाति के आरक्षण का लाभ के जैसा मुस्लिम समाज के पिछड़ी जाति को मिल ही रहा है। हिंदू समाज के अपर कास्ट को जो 10% आरक्षण अभी हाल के दिनों में दिया गया है, तो उसी तरीके का लाभ वो मुस्लिम समाज के अपर कास्ट को भी 10% मिल रहा है। तो हिंदू मुस्लिम समाज के दलितों को भी हिंदू समाज के दलितों के जैसा, बौद्ध समाज के दलितों के जैसा आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। और इसके लिए एकदम साफ ये है मतलब चीजें, मतलब जैसा कि अभी आप किताब का भी हवाला दे रहे थे, भारत के दलित मुसलमान खंड 1, उसमें भी है कुमार सुरेश सिंह का जो रिपोर्ट है, उन्होंने खुद यूजीसी के लिए काम किया था, उसमें भी उन्होंने पूरा साफ साफ लिखा था कि मतलब किस तरीके से हिंदू समाज के दलित कौन कौन है और उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, और मुस्लिम समाज के दलित तबके के लोग हैं और उनको मतलब क्या फैसिलिटीज मिले, यानी पिछड़ी जाति का ही उस वक्त तक मिल रहा था और अभी भी मिल रहा है। तो ये जो रिकॉर्डेड चीजें है भी, मौजूद भी है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज का जो दलित तबका है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, दलितों वाला आरक्षण मिलना चाहिए, न कि पसमानदा या पिछड़ी जाति वाला। पिछड़ी जाति या पसमानदा सब एक ही चीज है, क्योंकि आप उर्दू बोले, हिंदी में बोले, या अंग्रेजी बैकवर्ड बोल दे, या अरबी में मतलब अजलाफ बोल दे, सारी चीजें एक ही है। तो वो आरक्षण तो ऑलरेडी मिल ही रहा, हमको तो दलितों वाला आरक्षण चाहिए। और पूर्व में जो कुछ कमी आ गई, किसी वजह से रोक दिया गया, उसको सुधारा जा सकता है और फिर से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो एक ही बताइए राइन साहब, तो क्या जो दलित मुसलमानों को या दलित क्रिश्चियन को जो शेड्यूल कास्ट के अंदर में जो आप कह रहे हैं कि वो मिलना चाहिए, तो क्या ये मतलब जो एग्जिस्टिंग 15% शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है उसके अंदर में आप लोग मांग कर रहे हैं, उसके अंदर में डालना चाहिए, या फिर अलग कैटेगरी बनानी चाहिए, या दोनों को साथ रख के रिजर्वेशन को और बढ़ाना चाहिए? जी नहीं, इस पे तो ऐसे होना चाहिए, ये बात सही है ये कह रहे हैं। अब मतलब जब दलितों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो रिजर्वेशन का मतलब दायरा बढ़ाया जाना चाहिए था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जिसकी जितनी मतलब हिस्सेदारी उसकी उतनी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो मिलना भी चाहिए, जरूरी भी है। अगर वो उतने पे नहीं सिमट पा रहा है मामला, तो उसके दायरा को बढ़ाया जाना चाहिए, और सभी मतलब धर्म के जो दलित तबका है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के तहत जो मतलब फैसिलिटीज है वो मिलना चाहिए, और उसको बढ़ाया जा सकता है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब दायरा बढ़ाना चाहिए, इसमें तो कोई विरोध नहीं है किसी का भी,
लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि उनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बने वो बेहतर है, या सबको साथ रहना चाहिए वो बेहतर है? नहीं, साथ साथ दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान सभी एक समान है, तो एक जैसा ही होना चाहिए। आप मतलब उन लोगों को भी मतलब जब उसके हिस्से का करके हमको नहीं चाहिए, मतलब वो अगला सेपरेट चाहिए। ये हो कि सामूहिक रूप से दलितों के लिए मतलब ये होना चाहिए, आप पिछड़ी जाति के लिए जैसे तो अगर मैं है ना। जी, हाँ जी, तो अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जो एक कैटेगरी है वो एक ही होना चाहिए, उसमें धार्मिक आधार पर, रिलीजियस ग्राउंड पे उस पर डिवीजन नहीं होना चाहिए, और जब दलित मुसलमान को और दलित क्रिश्चियन को उनके अंदर में इंक्लूड किया जाए तो फिर रिजर्वेशन जो है उसको, वो जो रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए ताकि सबके साथ इंसाफ हो सके। यही आप कहना चाहते हैं सर? हाँ जी जी। अच्छा, हाँ, मिलना चाहिए इसी तरीके से जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि दलित मुसलमान क्या है। जो मुसलमानों के बारे में उनकी जो इमेज जो आजकल मीडिया कंस्ट्रक्ट करता है वो है कि मुसलमान बहुत ही रिलीजियस होते हैं, मुसलमान बहुत ही आप कहिए कि वो कट्टर होते हैं, इस तरह की इमेज बनाई जाती है, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन दलित मुसलमान कैसे होते हैं? बहुत सारी चीजें जो है ना, कही सुनी बातें होती है, असल में सुनी सुनाई बातें, कही हुई बातें, गानों गान जो इधर से उधर बातें की जाती है ना, उस तरह की बातें हैं। बाहर से दिखता है ऐसा, सब लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान एक, जब मुसलमानों के बीच में जाएंगे, जब उसके बीच में जाके काम करेंगे, जब हमने किताब में आने से पहले मेरा लेख मेरी पत्रिका जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी में आता रहा, तो जो छपने लगा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लोग बात करने लगे क्या मुसलमान में ये सब जातियां भी होती है क्या? बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग, गैर मुस्लिम की बात हम नहीं कर, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे क्या बदखोर भी मुसलमान होते हैं, क्या हथियारा भी मुसलमान होते हैं, क्या हलालखोर भी मुसलमान होते हैं, इस तरह की जातियां क्या मुसलमानों में होते हैं क्या? हमने कहा कि हाँ होते हैं। आप जगह बताया, किताब दिखाया, जो हमारा पर्चा था वो दिखाया, आप बताया जगह जगह के बारे में, लोगों के नाम बताया, उनका मोबाइल नंबर बताया कि ये सब है, ये सब लोग होते हैं। तो अब लोग जान पाए कि हाँ मुसलमानों में ये सब लोग भी होते हैं। तो पहले तो ये है कि लोग ढके छुपे जुमला तो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान सब कह करके, चाहे मुसलमान को एक दिखा करके इसका फायदा कुछ खास लोगों ने उठा लिया, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी अन्य तरीके से जो फायदा उठाना था वो उन्होंने, सारे मुसलमान एक है, सारे मुसलमान एक है ये कहकर। लेकिन ये लोग कभी किसी ने ये नहीं देखा कि आखिर 70-72 साल के बाद भी एक चपरासी नहीं बनता है पूरे कम्युनिटी में, मतलब 12 आदमी ग्रेजुएट होते हैं, ये कितने साल की बात है? अगर सारे मुसलमान एक है तो कोई किसी का परसेंटेज एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत हाई है, किसी का बहुत डाउन कैसे हो गया? तो इंसाफ का तरीका था कि मुसलमानों के सभी जात बिरादरी के मतलब इस तरह का मैसेज आता और सबको काम मिलता, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए थी, मसावात की बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बाद के दिनों में जी, तो जरा आप अपनी किताब भी अगर आसपास में हो तो जरा हमारे जो दोस्त हैं जो शायद आपकी किताब से रूबरू नहीं हुए हो, तो जरा उस किताब को भी जरा हम लोगों को दिखा दीजिए एक बार, और जरा उसके बारे में कुछ बता दीजिए ताकि जो लोग उस किताब से इस्तेफादा, उससे बेनिफिट हासिल करना चाहते हो आपसे, आपको जान सके। एक बार जरा किताब दिखा दीजिए उनको भी। जी, किताब मंगवा है, दूसरे रूम में है, तो किताब दिखाते हैं। आपका 3 किताबें आई है नहीं, जब तक किताब आ रही है तब तक जरा किताब के बारे में बताइए कि कब एक किताब लिखी गई, क्या किताब के बारे में है? जी, मेरी पहली किताब भारत के दलित मुसलमान खंड 1 2013 में आई। उसमें 10 अध्याय है और 9 मुस्लिम जातियों पे काम किया हमने। मुसलमानों की जो छोटी जातियां भी है और जो दलित कैटेगरी की है, जैसे कि शुरुआत हमने किया था कि राइन, मिर्च शिकार राइन तो आप समझ गए, जब चूंकि मैं खुद भी राइन हूँ। नहीं, राइन सर धीरे धीरे समझाइए सर। राइन का मतलब होगा जो सब्जी बेचते हैं, सब्जी फरोश। जी जी जी, सब्जी फरोश। उसका उनकी कितने परसेंटेज होंगे, क्या परसेंटेज होंगे, क्या होगा? जी हाँ, तो राइन। उसके बाद मिर्च शिकार है, मुसलमानों में मिर्च शिकार एक बिरादरी जिसको बहेलिया कहते हैं, जो चिड़िया पक्षी वगैरह बजाने का उसमें उसके रोटी के साधन थे, लेकिन अब तो एनिमल एक्ट के बाद उनके ये भी खत्म हो गए। किताब 2 या 3 किताब जी कोई बात नहीं, आप बोलिए, आ जाएगी किताब, आ जाएगी। जी हाँ जी। तो ये पमरी है, मिर्च शिकार। उसके बाद सिकलगर, मुसलमानों में एक बिरादरी है सिकलगर,
जिस जो शुरू के जमाने में तो तलवार भाला गरासा वगैरह बनाने का, क्योंकि राजाओं के साथ रहते थे और राजा की सेना में काम करते थे तो उन लोग ले काम करते थे। बाद के दिनों में वो छाता मरम्मत करने लगा, सिलौट जिसमें मसाला हम लोग पीसने का काम करते हैं, ये सब बनाते थे वो कर। लेकिन वो मशीन वगैरह आ जाने के कारण, मसाला पीसने का मशीन आ जाने के कारण उन लोगों की आर्थिक स्थिति इसके बाद भी खराब हुई कि अब क्योंकि सिलौट और लोहिया वाला काम बाकी नहीं रहा। उसका पमरिया, मुसलमानों में एक बिरादरी है पमरिया। पमरिया जो है मुसलमानों की एक बिरादरी है जो बधाई गीत गाती है। कहीं भी बेटा पैदा होने पर वो जा करके वो लड़कियों वाला वेश धारण करते हैं, घगरा चुन्नी पहन करके, और अपने जजमान के घर पे जाकर के वो नाचते हैं गाते हैं, बच्चे को दुलार करते हैं। उसके बदले में जजमान से कुछ उसको उपहार स्वरूप जो मिलता है वो उनकी जीविका का साधन होता है, पमरिया। उसका फकीर, मुसलमानों में फकीर, फकीर कहने से नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि फकीर भी मुसलमानों में एक बिरादरी है जो मांगने वाला काम करती है, जिसको शाही भी कहते हैं, शाह भी कहते हैं, उसका टाइटल शाह भी है। तो फकीर बिरादरी पे भी काम किया। फकीर के बारे में जग जाहिर है बहुत ज्यादा बताने। मीरासी, उसके बाद मीरासी मुसलमानों में एक बिरादरी है। मीरासी वो आप उसको ये समझे कि मुस्लिम समाज में खास करके शादी विवाह या सुन्नत जो होता है उस मौके पर और दीगर मौकों पे उन लोगों की जरूरत पड़ती है। वो और उसकी कुछ औरतें आती है, वो गाना बजाना करती है और उसके बदले में उस परिवार से उसको कुछ तोहफा मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, वही उसकी जीविका का साधन होता है। इसके मध्य भी जो गीत संगीत सिखाने वाला काम करते हैं इनको उस्ताद जी कहते हैं। जैसे उस्ताद जी कई मतलब फिल्मों का, जैसे उमराव जान एक फिल्म की बात हम लोग करें, जो उमराव जान जो बच्चा बचपन का रोल जो इसमें वो अमीरन है, अमीरन को जो उस्ताद जी गीत संगीत सिखा रहे हैं वो मीरासी ही है। उसी तरह पाकीजा फिल्म जिसमें पाकीजा को जो नृत्य संगीत सिखा रहे हैं उस्ताद जी, वो भी मतलब मीरासी ही है। इस बीच देखिए मेरी किताब आ गई, आपको अपनी किताब दिखा दे। हेलो, ये भारत के दलित मुसलमान दिख रहा है आपको? भारत दलित मुसलमान खंड 1 है, इसमें 10 अध्याय है, 9 जातियों पे है, जिसका भी हम तस्करा कर रहे थे। राइन, मिर्शिकार, सिकरगर, पमरिया, फकीर, मीरासी, चुहियारा, दफाली और धोबी। मुसलमानों में धोबी भी होते हैं, जान जाइए। सर एक चीज और बताइए राइन साहब, मुझे भी दिल्ली में बहुत लोग ये कहते हैं कि उस किताब की जरूरत है, तो उस किताब को हासिल करने के लिए क्या मैं आपको फोन कोई कर सकता है? कैसे उस किताब मिलेगी ये किताब? वो जिसमें आपसे बात हो रही थी, हमारी बातचीत कुछ देर पहले थी, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उस माध्यम से मैं आपके नंबर को इस फेसबुक लाइव में शेयर कर देता हूँ। जो भी हमारे दोस्त को किताब की जरूरत होगी वो आप उनसे डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हैं। आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ जी, तो ये मेरी पहली किताब है जो 2013 में आई थी, और 13 में जो किताब आई तो उसकी सारी प्रतियां बिक गई। इसको दोबारा रीप्रिंट हमको 2019 में कराना पड़ा। ये वॉल्यूम 1 है, भारत के दलित मुसलमान खंड 1। उसके बाद हमारी भारत के दलित मुसलमान खंड 2, ये 2018 में किताब आई है। जी 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 2018। इसमें पूरे 10 अध्याय है, 10 जातियों पे है। इराकी है, मुकेरी है, नालबंद है, दर्जी है, भटियारा है, गधेरी है, बक्खो है, जट है, हलालखोर है, गधेरी है। ये 10 जातियां इस में है और 10 पे इसमें काम हुआ है। शोध आलेख है हमारे, और ये 2018 में किताब आई है। ये किताब हमारी आई थी पमरिया। पमरिया जो किताब है ये हमारी संपादित पुस्तक है, ये 2015 में आई है। जो पमरिया जाति जो बधाई गीत हमने बताया वो कहते हैं। तो इस तरह से पमरिया किताब हमारी 2015 में आई थी। 3 किताबें आ चुकी है। मेरी अभी एक 4थी किताब इसी साल दिसंबर तक आ जानी है, अंसारी नगीना। अंसारी समाज की जो बड़ी पर्सनालिटीज रही है दरभंगा मिथिला के क्षेत्र में, उन लोगों के ऊपर एक किताब आती है हमारी, अंसारी नगीना। और ये भी मतलब अलमिया है। अब तक जो फ्रीडम फाइटर्स की बात हम लोग करते हैं तो जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों को सब लोग जान रहा होता है, लेकिन दर्जी अगर फ्रीडम फाइटर है तो उसको नहीं जान रहा, चुरियारा है तो नहीं,
शिकार फ्रीडम फाइटर की बात कोई नहीं करता, अंसारी की बात नहीं कर रहा, राइन की बात नहीं कर रहा, फ्रीडम फाइटर। तो उसी तरीके से जो बुजुर्गान दीन, आप तो अच्छा जानते हैं क्योंकि आप उर्दू लैंग्वेज को भी जानते हैं, आपकी किताबों का अध्ययन भी रहा है आपका। तो मुसलमानों में मतलब जो पीर बुजुर्ग होते हैं जिनके मजार पे उर्स वगैरह होता है, तो छोटी जातियों में भी बहुत सारे कई हैं। अभी अंसारी समाज में जो हमारी किताब आ रही है उसमें भी कई अंसारी समाज के लोग मिले हैं। उसके बाद जो बड़ी बड़ी मतलब पर्सनालिटी नहीं है जिन लोगों का समाज के बहुत सारा काम रहा है, तो उन लोगों के बारे में मेरी एक किताब आ रही है जो इसी साल दिसंबर में आ जानी है। तो लगातार हमारा ये काम जो है ना चल रहा है, मतलब मुस्लिम समाज की जो छोटी जातियां हैं जिसको हम दलित कहते हैं, और उसके उत्थान के लिए लगातार कोशिश जारी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग कितनी मुश्किल में हैं, अभी कितनी मुश्किल में हैं। इंटरनेट भी बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पा रहा है, लेकिन डॉक्टर अयूब राइन साहब का नंबर मैंने अभी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दिया, 9934068072। सर सही नंबर है? जी बिल्कुल। हाँ, तो आप इनसे इनकी जो भी तखलीक है, जो भी इनकी राइटिंग पसमानदा मूवमेंट पे कहिए, या दलित मुसलमान के बारे में कहिए, या बैकवर्ड क्लासेस कहिए, या वर्क क्लासेस कहिए, या कास्ट के नाम पे जो स्ट्रैटिफिकेशन है मुस्लिम समाज के अंदर में, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इन मसले को लेके, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं राइन साहब को। मुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कि जो बिल्कुल जो जमीन पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बात की जाए, और जो इक्वालिटी की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। एक जो मजहबी उन्माद की जो पॉलिटिक्स जो लोग चला रहे हैं, उनका अपना एजेंडा है, ऐसी राजनीति से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जैसा कि राइन साहब ने कहा कि दलित दलित एक समान, पिछड़ा पिछड़ा एक समान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये मामला जो है न्याय का मामला है। जो हमारा धर्म है वो घर के अंदर है। कोई धार्मिक हो भी सकता है, कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। हम संविधान के जो मूल्य हैं उसके अनुसार हम अपनी हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो राइन साहब, आपने आपका जर्नल भी चलता है, जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी। जी, जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी कुछ बताइए जी। जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी का हमने जैसा शुरू में बताया कि हमारे मित्र मनोज झा के सहयोग से हम उसको का तैयारी शुरू किया। उसके बाद हमारे जो उस्ताद रहे प्रोफेसर एस.एन. तिवारी सर, उनके मार्गदर्शन में हम RNI से रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो सब किया। उसके बाद 2009 से लगातार उसको अनवरत निकाल रहे हैं। उसका कई विशेषांक हम निकाल चुके हैं, जैसे निकाला था इतिहास विशेषांक, वाणिज्य विशेषांक, और अभी पिछले साल इसका 10 साल पूरा होने पर दलित विशेषांक निकाला था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के दलितों पे 100 लेख शामिल। तो लगातार 11-12 सालों से हमारा ये स्रोत पत्रिका जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी जो बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी और हिंदी में, ये लगातार छप रहा है। क्वार्टरली है, हर 3 महीने पे, और 2009 से अनवरत छप रहा है। इसको RNI और ISSN का नंबर मिला हुआ है। तो जो हमारे साथी रिसर्च जर्नल में आर्टिकल भेजने के लिए हमसे पता पूछते रहते हैं या किसी से पूछते हैं, मैं भी उनको भी अयूब राइन साहब के जर्नल में, जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी में आर्टिकल भेजना चाहिए। मैंने ऑलरेडी उनका नंबर जो है स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दिया है। आप उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। और ये जो कारवां है इक्वालिटी का, वो बहुत, उसको आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और बताइए सर, क्या परसेंटेज होगा मतलब दलित मुसलमानों का मुस्लिम समाज के अनुसार? क्या मुस्लिम समाज का 85% दलित हम मानते हैं, जिसमें दलित और पसमानदा दोनों मिले हुए हैं, 85%। और इसको इस तरह से समझ जाइए कि सच्चर ने, डॉक्टर जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने जो कहा कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, तो एकदम बिल्कुल सही है। इस पर मैं मतलब हमारा जो अपने यूट्यूब पे ये रिपोर्ट भी है कि मुस्लिम समाज का जो 80% तबका, 85% जो पसमानदा दलित तबका है, उसका 80% गरीब फटेहाल है, और 15% जो अशराफ तबका है उसका 10 से 12% वेल है, और जो 2-3-4% खराब स्थिति में।
तो उसको मिला करके 80 से 85% की स्थिति बहुत ही बदतर है। तो अगर दूर से कोई आदमी देखेगा 100 आदमी के झुरमुट को, उसमें 10-12 आदमी ठीक ठाक हो और 85-86 आदमी 87 आदमी खराब बदहाल स्थिति में हो, तो सब दिखेगा कि वो खराबी है, बदहाल है, तो लगेगा कि अरे ये सब तो दलित है। लेकिन किसकी स्थिति दलित, ये दलितों से खराब है? वही पसमानदा और दलित जो मुसलमान है उसकी स्थिति खराब है, न कि जो अपर कास्ट मुस्लिम है, जो वेल है, जो अच्छे पोजीशन में है, उनकी स्थिति खराब। उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, वो तो इसके बारे में कह रहा है। और इस सिलसिले में राजेंद्र सच्चर ने तो अपने पेज नंबर 201 पे, राजेंद्र सच्चर की जो रिपोर्ट है उसके पेज नंबर 201 पे उन्होंने लिखा भी है कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट मुस्लिम ग्रुप्स वो पेज नंबर 201 पे लिखते हैं। पेज नंबर 202 पे वो लिखते हैं सच ग्रुप्स रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं वो, ना कि मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि मतलब मुसलमानों के जो छोटे छोटे ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद सच ग्रुप्स कर करके उस पर नाम जगा रहे हैं, लाल बेगी, मिर्चिकार, गधेरी, नाचेबंद, नालबंद इत्यादि इत्यादि, वो पेज नंबर 202 पे जगाते हैं। तो मुसलमानों की स्थिति के बारे में भी जब जाहिर है कि मुसलमानों की जो छोटे तबके हैं उनकी स्थिति खराब है और उस बारे में बताया जा रहा है वहां। अच्छा राइन साहब एक चीज बताइए, मैंने क्या सही कहा ना कि जो दलित मुसलमान है वो तीन तरफ से उनको उनकी पिटाई हो रही है, तीन तरफ से वो भेदभाव झेल रहे हैं। एक तो राज्य जो है, स्टेट है, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, एक मेजोरिटी कम्युनिटी है वो उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी उनके साथ तो बराबरी और जो भाईचारगी जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज वाली बात है कि एक साथ खाना और एक साथ एक कम्युनिटी के अंदर में शादी ब्याह करना, ये सब चीजें भी उतनी नहीं दिखती है जितनी होनी चाहिए थी। तो ये जरा तीन तरह से कैसे आप लोग भेदभाव झेल रहे हैं और क्या रास्ता आपका है इनसे मुकाबला करने का? परेशानी तो होती है, लेकिन मतलब सरकार से हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके अपना डिमांड तो कर ही सकते हैं ना, इसमें तो हमको करना भी चाहिए था। और जो समाज के जो तबका है जिन लोगों ने शुरू के दिनों में अगर कुछ गलत भी किया है तो उससे लड़ झगड़ के नहीं, बल्कि इसके लिए हम उनको भी साथ रखेंगे कि मुसलमानों का जो दलित तबका है उसके रिजर्वेशन की आप बात करें, जिस तरह से दूसरी कम्युनिटी के दलितों को रिजर्वेशन मिलता है तो मुस्लिम समाज के दलितों को भी रिजर्वेशन मिले। इससे न कि आपके साथ हमारा कोई झगड़ा है, बल्कि आपका सहयोग चाहिए। सभी लोग मिल करके, मुस्लिम समाज के भी सभी लोग मिले और दूसरी कम्युनिटी के भी सभी लोग मिल करके दलित मुसलमानों की तरक्की के लिए बात करें। अगर जब दलित मुसलमानों की तरक्की होगी तो समझिए कि सारे मुसलमानों की तरक्की हो गई, और सारे मुसलमान अगर तरक्की करेंगे तो पूरे देश की भी तरक्की होगी। जाहिर है कि अगर कोई भी तबका अगर कमजोर रहेगा, फतेहाल रहेगा, तो उस समाज की तरक्की नहीं होगी या पूरे देश की भी तरक्की नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि दलित मुसलमानों के हित की बात करें और उसकी तरक्की की बात करें। तो राइन साहब, कई बार ये कहा जाता है आपके बारे में कि आप अपर कास्ट मुस्लिम और लोअर कास्ट मुस्लिम के बीच में दोस्ती और भाईचारगी और एक सहयोग की बात ज्यादा करते हैं। अगर सहयोग ज्यादा करेंगे और दोस्ती ज्यादा करेंगे तो कहीं आपको नहीं लगता है कहीं आपके जो दलित के सवाल है वो डाइल्यूट हो जाएंगे? कुछ लोगों को लगता है कि नहीं जी, उनको तो उनका साथ चाहिए, करना पड़ेगा। हमको सभी लोगों का साथ चाहिए ना, सभी लोगों का साथ चाहिए। अब सब लोग मिल करके, उस समाज में भी सब लोग इस तरह के नहीं ना है। हमारे जो वेस्टर दोस्त उससे अपर कास्ट जो कहते हैं, सामाजिक तौर पे जो अपर कास्ट है उन्हीं से है, आप लोगों का सहयोग मिलता है। कई लोग हमारे साथ फील्ड में गए हैं और घूमते भी हैं, इसमें तो अपने कई मित्रों का नाम ले सकते हैं, जैसे उसामा हसन कई जगह पे गए, तारिक इकबाल है, और भी कई दोस्त हमारे मित्र हैं जो इसमें काफी सहयोग हमको करते हैं। और हम लोग घूमते रहते हैं, वो हमारे साथ फील्ड में मतलब जाते हैं और देख करके उन लोगों को भी दर्द होता है कि नहीं, मतलब समाज के इस तबके को सही मायने में राइट मिलना ही चाहिए, जरूरी है। तो इसमें ये नहीं है उसे लड़ झगड़ के नहीं, बल्कि हमको चाहिए कि सभी लोग मिल करके और उसका फायदा उठाने के बारे में हम लोगों को बात करना चाहिए। लेकिन सर, मतलब सर लेकिन कुछ पसमानदा लीडर एक जमाने में और अभी हाल फिलहाल में ही भी धार्मिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मजहबी इदारे हैं या जो मजहबी लीडर हैं मुसलमानों के,
उनके ऊपर बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको लगता है इसकी जरूरत है या इसे गुरेज करना चाहिए? कहाँ तक ये फायदेमंद होगा नहीं, बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है। इस मामले बहुत सख्त होने की जरूरत नहीं है। हमको अपने राइट्स की मांग करनी चाहिए, न कि किसी के किए धरे पे मतलब कोई ऐसी बुरी बात कहे, चाहे न कि उसके साथ झगड़ ले, बल्कि हम अपने काम के लिए, अपने अधिकार के लिए उनका सहयोग लें। और इंस्टीट्यूशन वगैरह भाई कुछ न कुछ तो फायदा हो ही रहा। अब रहा कि उसमें अगर रिजर्वेशन की बात हो तो दलित मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात हम लोगों को करनी चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशन हो, मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे या इस तरह का जो संस्थाएं है, उसमें दलित मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अच्छा, एक और चीज, मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी जो पासमानदा लीडर के, जो पहले के जो लीडर थे, उनकी किताबों में कुछ ये भी बात बताई गई है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो मुस्लिम इदारे जो हैं, वहां पे लोअर कास्ट जो लोग हैं, खासकर पासमानदा और बैकवर्ड क्लासेज और दलित मुसलमान, उनकी नुमाइंदगी नहीं है। और धार्मिक जो इदारे भी हैं वहां पर भी बिल्कुल जी हाँ, संस्थाओं में। तो इसको कैसे हासिल किया जाए? जी नहीं, ऐसा तो है ही कि दलित मुसलमान या पसमानदा जो कहते हैं ना, उन लोगों को मतलब नुमाइंदगी, जी उन लोगों को नुमाइंदगी उतनी नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए था। ये तो बात बिल्कुल सही है। उन लोगों को संगठनों में जगह नहीं दे रही, तो कुछ लोगों की अपनी वो मतलब चालाकी या साजिश कहते हैं, उन लोगों की वजह से ऐसा होता। ठीक है, हमें मतलब हमें समानता लाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए? कुछ आप हम लोगों को सुझाव दीजिए, हमारी राहबरी कीजिए। तो इसमें समाज के सभी तबका के लोग, सभी लोग मिल करके, हम लोग जो मुस्लिम समाज में जो छोटी जात के लोग जो पीछे छूट गए, उन लोगों की तरक्की के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। इससे भाईचारगी भी बढ़ेगा। हेलो जी राइन साहब, लग रहा है कि कनेक्शन फिर कुछ टूट गया राइन साहब से। राइन साहब जी वो आएंगे फिर। वो अभी बता रहे थे, राइन साहब बता रहे थे कि जो इक्वालिटी का जो सवाल है जो मुस्लिम समाज के अंदर में है, तो इनकी राय, राइन साहब की राय थोड़ी मुख्तलिफ इस माने में हो जाती है कि वो कहते हैं कि नेम कॉलिंग और फिर बहुत ज्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करने के बाद उससे कुछ फायदा होता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। जो असल मकसद जो है, वो जो असल मकसद है वो ये है कि जो बराबरी है, जो उनकी नुमाइंदगी है, जो उनके हक हैं जो मार दिए गए हैं, वो हक को हासिल किया जाए। राइन साहब, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? हेलो राइन साहब, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के अपने लिमिटेशन हैं, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि राइन साहब दिल्ली में नहीं है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दरभंगा में है, और टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ना मोबाइल से, और फिर उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट की कनेक्शन की जरूरत होती है, वो उनके हाथ में नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है, और मुझे लगता है कि हम फिर उनको किसी मौके पे बहुत जल्द उनको बुलाएंगे, और उम्मीद तो हम यही करेंगे कि इस बार जो टेक्नोलॉजी है, जो नेट है, वो हम लोगों का साथ दे। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप जरूर अपने सवाल को यहाँ छोड़ दीजिए, और ये सवाल उन तक पहुंच जाएंगे। और एक बार फिर राइन साहब का मैं नंबर आपके सामने शेयर कर दे रहा हूं। जिन लोगों को भी दलित मुस्लिम के सवाल में दिलचस्पी है, जिन लोगों को भी समाज के अंदर में बराबरी लाने का जो सपना है, ख्वाब है, वो डॉक्टर राइन, अयूब राइन साहब से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। अगली बार फिर से हम अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ बने रहें, और मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और राइन साहब का
खासकर वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सारी मजबूरियों के बाद भी हमारे साथ बात करने के लिए उन्होंने वक्त निकाला। तो अगले रोज किसी और आम शख्सियत के साथ, किसी और समानता के योद्धा के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भीम, आदाब, नमस्कार, और आप ये प्रोग्राम देखते रहिए। जी, मैं अभय कुमार फेसबुक लाइव के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। जी, थैंक यू वेरी मच।